नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य टीवी इंडिया के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ऐसी अजीबोगरीब घटना के बारे में जिसे शायद इस दुनिया में कोई नहीं सुलझा सकता। आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी, जहाज के अचानक गायब हो जाने की, वह भी बिना कोई सुराग छोड़े। लेकिन आज हम आपको ऐसे भूतिया जहाज के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाएगी। इस जहाज का नाम था एसएस और राम मैदान। इंडोनेशिया के समुद्र में डूबा, लेकिन डूबने से पहले उस जहाज पर एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। समुद्र की गहराइयों में अक्सर कई रहस्य छिपे होते हैं, पर एसएस ओरांग मेडन की कहानी कुछ अलग ही थी। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक ऐसी चेतावनी बन गई जो आज तक अनदेखी रह गई। यह घटना है साल 1947 की, जब अचानक इंडोनेशिया के समुद्र के आसपास एक जहाज से आपातकालीन मैसेज भेजा गया। यह मैसेज मोर्स कोड में भेजा गया था, जिसमें लिखा था, ऑन ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड लाइंग इन चार्ट रूम एंड ऑन द ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। यह संदेश पूरी दुनिया के समुद्री इतिहास में दर्ज एक सबसे डरावनी पुकार थी, एक ऐसा एसओएस जिसमें मौत का सन्नाटा साफ साफ झलक रहा था। और इस मैसेज के बाद कुछ अटपटा मैसेज मिला जिसका कोई मतलब नहीं था, मानो वह कुछ लिखना चाहते हो, कोई ताकत उन्हें रोक रही हो। लेकिन अंत में आखिरी मैसेज आया जिसे पढ़कर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। उस मैसेज में लिखा था, मैं मर रहा। उस आखिरी अधूरे संदेश में जो मैं मर रहा लिखा गया, वह केवल शब्द नहीं थे, वह उस समय के सबसे गहरे रहस्य की दस्तक थे। इस मैसेज के बाद अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज जो आसपास मौजूद थे, उन्होंने जांच की कोशिश की तो पता चला कि वह मैसेज एक डच जहाज एसएस ओरांग मेडन से भेजा गया था। एक अमेरिकी जहाज जिसका नाम सिल्वर स्टार था, वह इस जहाज की मदद के लिए बढ़ा। जैसे ही वह जहाज ओरांग मेडन के पास पहुंचा तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बचाव दल इस आशा में जहाज पर चढ़ा कि शायद कोई जीवित व्यक्ति मिल जाए, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्मा भी कांप उठी। जहाज के डेक पर, गलियारों में और हर कमरे में बर्फ जैसी जमी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक ही पल में पूरी क्रू को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। जहाज के पालतू कुत्ते भी मरे हुए पाए गए और उनके चेहरों पर भी वैसी ही भयावह जमी हुई चीख थी। बचाव दल ने जहाज के अंदर घुसकर देखा तो वहां उन्हें उस व्यक्ति की लाश मिली जिसने आखिरी मैसेज भेजा था। वह व्यक्ति संदेश भेजने वाली मशीन पर ही मर चुका था। उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे और उसकी लाश पत्थर जैसी कठोर हो चुकी थी। जब उन लोगों के मृत शरीर की जांच की गई तो किसी के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने सोचा शायद जहाज पर लूटपाट करके सबको मारा गया हो, लेकिन वहां की हर चीज सही सलामत थी। न कोई तिजोरी टूटी थी, न ही कोई सामान गायब था। हर छोटी से छोटी चीज जैसे जहाज का नेविगेशन चार्ट, खाने के बर्तन और हथियार, सब कुछ व्यवस्थित पड़ा था। केवल इंसान नहीं बचे थे। बचाव दल यह सब समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ। तभी अचानक जहाज के भीतर एक विस्फोट हुआ। वह लोग अपनी जान बचाकर भागे और देखते ही देखते जहाज अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे समुद्र में समा गया। उस घटना के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। किसी को नहीं पता चला कि आखिर उन लोगों की मौत कैसे हुई। वहां का तापमान 0 डिग्री से भी कम था, लेकिन सवाल यह था कि वहां ऐसी ठंडक कैसे हो गई जहां ऐसा मौसम कभी नहीं था। आखिर हुआ क्या था उस जहाज पर, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। एसएस ओरांग मेडन डूब गया, पर उसके पीछे जो सवाल छोड़ गया वो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पहेलियों में से एक है। कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं बचा और न ही कोई ऐसा इंसान जो उस जहाज से जिंदा लौट सका। लेकिन कुछ बातें थीं जो बच गईं। वो अधूरे संदेश, वो जमी हुई लाशें, वो विस्फोट और वो सन्नाटा जो समंदर पर तैरता रह गया। इन्हीं कड़ियों को जोड़कर कुछ वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने 3 बड़े कारणों की तरफ इशारा किया है, और इनमें से हर एक कारण इतना रहस्यमय है कि इंसानी समझ वहीं ठिठक जाती है। पहला कारण, वर्म होल यानी अंतरिक्ष का रास्ता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंडोनेशिया के उस समुद्री क्षेत्र में एक वर्म होल मौजूद हो सकता है,
ऐसा स्पेस टाइम ब्रिज जो हमारी दुनिया को किसी दूसरी जगह, किसी और आयाम से जोड़ता है। कहा जाता है कि वर्महोल दिखता नहीं, लेकिन अगर कोई उसके भीतर चला जाए तो समय, गुरुत्वाकर्षण, दिशा सब बदल जाता है। अब सोचिए, अगर SS सुरंग मेडन गलती से किसी ऐसे अदृश्य वर्महोल में प्रवेश कर गया हो तो क्या हुआ होगा? क्या वो जहाज कुछ पल के लिए कहीं और चला गया था? क्या वह वापस लौटा, लेकिन इंसान के शरीर उस जगह की भौतिक शक्तियों को सह नहीं सके? क्योंकि जो हालात शवों के थे, खुले मुंह, जमी हुई आंखें, डर में पत्थर हुए चेहरे, वो सामान्य मौतें नहीं थी। यह उस पल का फ्रोजन एको था जब शायद वो दूसरी दुनिया को छूकर लौटे थे। दूसरा कारण, समुद्र के नीचे कोई एलियन बेस। यह विचार सुनने में काल्पनिक लगता है, लेकिन कई समुद्री अन्वेषकों ने इंडोनेशिया के पास सोनार पर अजीबोगरीब संरचनाएं दर्ज की हैं। ऐसी संरचनाएं जो किसी प्राकृतिक चट्टान जैसी नहीं लगती। क्या ये किसी एलियन बेस का हिस्सा हो सकती हैं? क्या SS उरांग मेडन किसी ऐसी जगह से गुजर गया था जिसे छुपाकर रखा गया था? हो सकता है जहाज पर मौजूद रेडियो ऑपरेटर ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना था, और इसलिए उसका अंतिम संदेश टूटा फूटा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। क्या उस जहाज ने एलियनों की गतिविधियों को देख लिया था? क्या वो जीव उसे चेतावनी दे रहे थे या खत्म कर रहे थे? जो विस्फोट बाद में हुआ वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल? इसका कोई जवाब नहीं है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। तीसरा कारण, समुद्र में भटकती आत्माएं। समुद्र के इतिहास में लाखों लोग डूबे हैं, कुछ तूफानों में, कुछ युद्धों में, और कुछ निर्दोषों को समुद्री डाकुओं ने मार डाला। कई आध्यात्मिक शोधकर्ता मानते हैं कि पानी आत्माओं को कैद नहीं कर सकता और समुद्र की गहराई इन आत्माओं का घर बन चुकी है। क्या SS उरांग मेडन एक ऐसे स्पिरिचुअल जोन से होकर निकला था जहां आत्माएं सक्रिय थीं? क्या उस जहाज पर सवार लोगों को ऐसी चीजें दिखीं जो केवल मृत देख सकते हैं? क्या वह भयावह चेहरों से टकराए जो सदियों से बदला लेना चाहते थे? उनकी मौत का तरीका किसी शारीरिक हमला नहीं, बल्कि मेंटल कोलैप्स जैसा था। ऐसा लगता है जैसे डर ने ही उन्हें मार डाला हो। वो कोई बीमारी नहीं थी, न जहरीली गैस, शायद वो डर की परछाई थी। तो सवाल अब भी वही है, SS उरंग मैदान पर क्या हुआ? विज्ञान थक चुका है, धर्म चुप है और इतिहास डर से भाग चुका है। शायद ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, शायद ये वो दस्तक थी जो ये कहने आई थी कि कुछ ताकतें इस धरती पर ऐसी हैं जिन्हें समझने के लिए इंसान को और एक जन्म लेना पड़ेगा। आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ज्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट पर SS ऑन रेंज मेडन लिखकर सर्च करें। अब हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसे पढ़ना तो दूर, देखना भी इंसान की सोच को झकझोर देता है। एक ऐसा ग्रंथ जो न किसी भाषा में लिखा गया है, न किसी इंसान की समझ में अब तक आ पाया है। सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसी किताब रख दी जाए जिसकी भाषा आपने कभी देखी ही नहीं, जिसके चित्र किसी स्वप्न लोक के प्रतीक लगे, जिसके पन्ने इतिहास के नहीं किसी दूसरी दुनिया के लगे, और फिर आपसे कहा जाए कि इसे पढ़ो और समझो, क्या आप समझ पाएंगे? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, भाषा विज्ञानी, कोड ब्रेकर्स, यहां तक कि AI भी इस किताब के आगे नतमस्तक हो गए हैं। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, और ये किताब बस एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी खिड़की है जो शायद इस धरती पर नहीं, किसी वॉर्महोल से निकलकर दूसरी दुनिया से हमारे बीच आ गिरी। ये किताब मिली कैसे? वर्ष था 1912। इटली का एक पुराना मठ, जहां धूल से अटी पुरानी किताबें बस इतिहास की फुसफुसाहटें दोहराती थीं। वहीं एक किताबों का व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिच अचानक एक अजीब सी हस्तलिखित किताब के संपर्क में आया। किताब मोटी थी, सैकड़ों पन्नों की, सुंदर वेलम पर लिखी हुई, लेकिन भाषा ऐसी जो उसने कभी देखी नहीं थी। उसने यूरोप के सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया, पर कोई इसका एक शब्द भी नहीं पढ़ सका। विल्फ्रेड वॉयनिच को अंदाजा नहीं था कि उसने केवल एक किताब नहीं,
बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। इस किताब में क्या है? इस पुस्तक में कुल लगभग 240 प्लस पन्ने हैं। कुछ पन्ने तो बीच से फटे हुए हैं, शायद गायब भी कर दिए गए। हर पन्ने में आपको मिलेंगे अजीब अनदेखे पौधों के चित्र जो इस धरती पर नहीं पाए जाते, नग्न औरतें जो किसी रहस्यमयी रसायन में नहाती सी लगती हैं, गोल गोल ज्योतिषीय चक्र जिनके केंद्र में तारे, ग्रह और कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांडीय लगता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी भाषा जो न हिंदी है, न संस्कृत, न लैटिन, न अरबी, न चीनी, बल्कि वॉयनिचेस कहलाई जाने वाली एक अनजानी लिपि है। इस किताब को देखकर लगता है जैसे इसे किसी मानसिक ट्रांस या गहरी ध्यान अवस्था में लिखा गया हो। शब्द ऐसे हैं जिनमें न कोई व्याकरण की संरचना है, न कोई पुनरावृत्ति, फिर भी यह बेतरतीब नहीं लगती। एआई द्वारा आज तक जितने लिंग्विस्टिक पैटर्न निकाले गए हैं वो सभी इस किताब के आगे हार मान चुके हैं। विज्ञान का संघर्ष जब यह किताब पहली बार चर्चित हुई तब इसे कई लोग जाली दस्तावेज मान बैठे, पर जब 2009 में कार्बन डेटिंग द्वारा इसका कागज परीक्षण हुआ तो यह सिद्ध हुआ कि इसकी सामग्री 1404 से 1438 के बीच की है। यानी यह किताब सच्ची है और सच में 15वीं सदी की है। तो सवाल उठा, इसे लिखा किसने? कुछ इतिहासकारों ने कहा यह किसी राजा की निजी मेडिकल बुक रही होगी। कुछ बोले यह एल्केमी की बुक है। कुछ ने दावा किया यह भाषा से परे विचारों की भाषा है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा क्या यह किताब धरती की ही है? क्या यह किताब वर्महोल से आई? अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अनकहे सवाल पर, क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट इस धरती की नहीं है? क्या यह किसी वर्महोल के जरिए हमारे ब्रह्मांड में घुस आई? वर्महोल यानी वो काल्पनिक सुरंग जो दो अलग अलग समयों, ब्रह्मांडों या आयामों को जोड़ सकती है। कुछ भौतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण, समय और पदार्थ की प्रकृति अलग होती है। अगर कोई वस्तु वहां से गुजरे तो वो या तो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है या फिर किसी दूसरी दुनिया से हमारी ओर खींचकर चली आती है। क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी ही कोई वस्तु है? क्योंकि इस किताब की लिपि न सिर्फ अनजान है बल्कि इसका संरचनात्मक पैटर्न भी इस धरती की किसी भाषा से मेल नहीं खाता। न कोई व्याकरण, न कोई लिंग, न कोई वाक्य संरचना, बस लगातार चलते रहते हैं शब्द, जैसे कोई दूसरी दुनिया का जीव अपनी भाषा में संवाद कर रहा हो और हम केवल देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। क्या इसमें एलियन कनेक्शन है? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ पन्ने ऐसे हैं जो आपको सौरमंडल से भी परे के प्रतीक दिखाते हैं। एक पन्ने पर एक ऐसा तारा बना है जो हमारे किसी ज्ञात नक्षत्र से मेल नहीं खाता। कुछ चित्रों में औरतें किसी जलीय द्रव में तैरती दिखती हैं, जो कि प्रजनन, कोशिका विभाजन या अन्य ग्रहों पर जीवन की कल्पना जैसी प्रतीत होती है। तो क्या ये किसी ऐसी सभ्यता द्वारा बनाई गई किताब है जो न केवल हमसे ज्यादा विकसित थी बल्कि दूसरी भौतिक सीमाओं में रह रही थी? कुछ लोगों ने इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट एविडेंस तक कहा है, और यह केवल अटकल नहीं बल्कि एक गहरी रिसर्च के बाद प्रस्तावित थ्योरी है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट केवल एक पुरानी किताब नहीं है, इसके साथ जुड़ी घटनाएं खुद इस बात का संकेत देती हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो शायद इस दुनिया के दायरे में नहीं आता। विल्फ्रेड वॉयनिच की मौत के बाद किताब गायब हो गई। विल्फ्रेड वॉयनिच की मृत्यु के बाद यह किताब कुछ वर्षों तक लापता रही। किसी को नहीं पता था कि यह कहां गई। न किसी नीलामी में, न किसी लाइब्रेरी में। किताब मानो गायब हो गई थी। बाद में यह येल यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी से पुनः सामने आई, लेकिन तब तक इसके कई पन्ने गायब हो चुके थे। क्या किसी ने जानबूझकर इसे छुपाया था या किताब को लेकर कोई सिस्टमैटिक ऑपरेशन चला था? घटना 2, पढ़ने की कोशिश करने वाले कई विद्वानों की मानसिक हालत बिगड़ गई। ये बात कम लोग जानते हैं कि 20वीं सदी में इस किताब को डिकोड करने की कोशिश करने वाले 3 स्कॉलर बाद में मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। दावा था कि वे किताब में कुछ देख रहे थे
जो कागज पर नहीं था। एक विद्वान ने लिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे मन में बोल रहा हो, जैसे ये किताब मुझसे बात कर रही हो। क्या यह किताब सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है या ये किसी पैसिक एनर्जी का भी माध्यम है? घटना 3, कंप्यूटर भी हार गया। 2000 के दशक में अमेरिका, जर्मनी और जापान के कई टॉप यूनिवर्सिटी ने इस किताब को एआई और मशीन लर्निंग से पढ़ने की कोशिश की, पर नतीजा 0। इस किताब की लिपि में रेपिटेशन है, स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। एआई भी कंफ्यूज हो जाता है कि यह कोड है, भाषा है या बस एक इल्यूजन। कुछ वैज्ञानिकों ने यहां तक दावा किया कि यह एक कोड हो सकता है जो एक ऐसी मानसिकता के लिए है जो मानव नहीं है। यानी शायद यह इंसानों की सोच के लिए बनी ही नहीं थी। किताब की संरचना, पन्ने जो कुछ कहते हैं। जब आप वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के किसी भी पन्ने को ध्यान से देखें तो कुछ बातें सामने आती हैं जो इसे दूसरी किसी भी किताब से अलग बनाती हैं। ओक, पौधों के चित्र। ओ, इनमें से कोई भी पौधा आज तक दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं मिला। ओ, हर पौधे की जड़, पत्ती, शाखा सब अलग, सब काल्पनिक। 2, नग्न औरतें। ओ, कई पन्नों में महिलाएं किसी नलियों जैसे संरचनाओं में डूबी हुई दिखती हैं। ओ, कुछ चित्रों में वे हाथ जोड़कर किसी अनदेखी शक्ति की तरफ देखती हैं। 3, ज्योतिषीय मंडल। ओ, इन चक्रों में कुछ तारे, ग्रह और चंद्रमाएं ऐसी बनी हैं जो हमारे ब्रह्मांड की गणनाओं से मेल नहीं खाती। यह सब इस ओर इशारा करता है कि या तो लेखक की सोच मानव सी नहीं थी या वह ज्ञान किसी ऐसी जगह से आया था जिसे हम आज भी नहीं समझ सके। इसे किसने लिखा? अब सवाल उठता है, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा किसने? थ्योरी 1, रोजर बेकन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पुस्तक 13वीं सदी के वैज्ञानिक रोजर बेकन की है, जो अपनी रासायनिक खोजों और सीक्रेट कोड्स के लिए मशहूर थे, पर उनकी बाकी रचनाओं से इसका कोई मेल नहीं है। थ्योरी 2, किसी मानसिक ट्रांस में लिखी गई किताब। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह किताब किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी जो गहरे ध्यान या ट्रांस की स्थिति में था। वह खुद नहीं जानता था कि वो क्या लिख रहा है, लेकिन लिखता गया। क्या यह किसी दूसरी सत्ता द्वारा चैनल किया गया ज्ञान था? क्या वो हाथ सिर्फ माध्यम था और असली लेखक कोई और शक्ति? थ्योरी 3, एलियन या दूसरी सभ्यता। इस थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता कि यह किताब किसी अन्य ग्रह या आयाम से आई हो, क्योंकि इसकी भाषा न मानव लगती है, न इसकी सोच। अगर यह सच है तो वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट धरती पर पाई गई पहली नॉन ह्यूमन लैंग्वेज की किताब हो सकती है। क्या इसमें भविष्यवाणी छुपी है? अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और कम चर्चित थ्योरी की। क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में कोई ऐसी बात छुपी है जो इंसान के भविष्य से जुड़ी है? कई शोधकर्ताओं ने यह देखा है कि किताब के आखिरी हिस्से में कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो ग्रहीय बदलाव, मानव शरीर में परिवर्तन, पानी से जुड़ी चिकित्सा और कुछ सावधानी चिन्ह, इन सब की तरफ इशारा करते हैं। क्या यह भविष्य की किसी बायोलॉजिकल डिजास्टर की चेतावनी है, या यह किसी ऐसी तकनीक की कुंजी है जो इंसान की आयु, स्मृति या चेतना को बदल सकती है? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या कोई हमें चेतावनी देकर चला गया है? अंतिम विचार, क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सच में किसी वर्महोल से आई है? इतनी गहराई से सोचने के बाद एक सवाल बार बार उठता है, क्या यह किताब गलती से हमारी दुनिया में आ गई? क्या यह कोई संदेश था, लेकिन भेजने वाला और भाषा दोनों ही हमसे इतने अलग हैं कि हम उसे समझ ही नहीं सकते? क्या यह किसी वर्महोल एक्सीडेंट का नतीजा है, या फिर क्या इसे जानबूझकर फेंका गया ताकि हम चेत जाएं? शायद यह इंसानों के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया के हम के लिए लिखा गया था। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।